टैक्स ऑडिट कम इनकम टैक्स रिटर्न है। जो सीए फर्म है मेरी आशीष अशोक जैन एंड कंपनी के नाम से, तो उनमें जो क्लाइंट्स होते हैं उनका जो टैक्स ऑडिट होता है, ये उसकी रिपोर्ट बनती है फाइनल होकर के, ये सबमिट होती है। 3 कॉपीज बनती है जिसकी, एक गवर्नमेंट के पास जाती है और एक क्लाइंट के पास रहती है, हमारे पास रहती है। तो ये मेरे ऑफिस से फाइनल होकर के आई है यहाँ पर आज सुबह ही। अब ये बैठ के मैंने स्टडी करनी है, मिस्टेक्स वगैरह इसमें मार्क करनी है। कोई मिस्टेक होती है तो उसको वापस भेजूंगा, फिर करेक्ट करके दोबारा प्रिंट करके भेजेंगे, फिर मैं अपनी स्टैम्प साइन करके इसको सबमिट कराऊंगा। तो फिर ये मैंने आया कि अभी मेरे पास है अवेलेबल। जो नॉर्मली तो ये होता है कि जिस हमने क्लाइंट की फिल करी, हैंड टू हैंड रिपोर्ट बनाई, उसकी चेक करी और हैंड टू हैंड सबमिट कर दी। कई बार काम इकट्ठा हो जाता है, बल्कि में हो जाता है, उसे एक साथ आगे काफ़ी सारी। तो आप मैं सोचा स्टडी करते हैं कैसी होती है ऑडिट रिपोर्ट। देखिए एक बार स्टार्टिंग में लिखा हुआ है जी, इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट सर एक पेज की होती है। एक्नॉलेजमेंट सर की एक पेज की होती है। इसमें एट द एंड की सारी समरी लिखते हैं। पैन नंबर, जैसे आधार कार्ड नंबर होता है वैसे ही पैन नंबर होता है सर। इनकम टैक्स फाइल करने के लिए ये नंबर लेना कंपलसरी है। अगर हमारे पास पैन नंबर नहीं है तो हम पहले पैन नंबर के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। अगर हमने पैन नंबर के लिए अप्लाई कर दिया है, अभी तक पैन नंबर आया नहीं है, तो एप्लीकेशन नंबर भी कोट कर सकते हैं इसमें। तो गवर्नमेंट सीधी सी बात है, इनकम टैक्स रिटर्न क्यों डिले करेगी? मान लीजिए मैं इनकम टैक्स भरना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास पैन नंबर नहीं है, तो मैं पैन नंबर बनने के आने का वेट करूंगा तभी टैक्स भरूंगा। तो गवर्नमेंट कहती है नहीं वेट मत करो, टैक्स अभी भर दो। नहीं, आपके पास पैन नंबर, अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन नंबर डालो। उसके बाद नेम लिखा है जी, अगला कॉलम। इनकम टैक्स सर, इसका मेन मोटिव क्या सिखा रहे हो सर? आगे जाके इसका क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न बनती कैसे है, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये पता लग जाएगा। और ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ इनकम टैक्स नहीं है, ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। टैक्स ऑडिट का मतलब अकाउंट्स का हमने ऑडिट कर रखा, इस कंपनी के सारे अकाउंट्स का हमने ऑडिट करा, चेक करा। फाइनल अकाउंट्स इसके अंदर है। अभी ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट भी आएगा, जो फाइनल अकाउंट्स होती है, जो बताता रहता हूँ मैं कि पीएनएल में आता है, ट्रेडिंग में आता है, किस तरीके से आता है ये भी दिखेगा आपको। एट द एंड ऑडिटर के कमेंट्स वगैरह होते हैं कि हमें ये पॉइंट सही लगा, ये पॉइंट गलत लगा, ये चीज़ हमने चेक करनी सही है, ये कैसे होता है, ये सब भी बताऊंगा जी। एड्रेस के बाद स्टेटस लिखा हुआ है, कॉलम दिला आपको स्टेटस का। तो ये किसी किसी में इंडिविजुअल लिखा हुआ है, मतलब एक प्रोप्राइटर जो अपनी अकाउंट से रिटर्न करता है। किसी किसी में पार्टनरशिप लिखा होगा, फर्म लिखा होगा, किसी किसी में एचयूएफ लिखा होगा, किसी में कंपनी, सब में अलग अलग लिखा हुआ है जो आपके सामने। ये सबके पास सेम नहीं है, ये सबके पास सेम नहीं है, सबके पास अलग अलग कंपनी होगी है, अलग अलग नाम की है। जैसे मेरे पास संदीप गुप्ता एंड सन्स एचयूएफ की है। हाँ जी सर, ये रियल है आपके? हाँ जी रियल है, इसलिए मैं वापसी ले रहा हूँ आपसे। आपको मैंने कहा है कोई पैन में नहीं चलाएगा जी, ये वापसी करना है, मेरे को सबमिट करना है। जैसे मेरे पास सिस्टम है संदीप गुप्ता एंड सन्स एचयूएफ की, आप सबके पास अलग अलग नाम के होंगे। स्टेटस के बाद फॉर्म नंबर लिखा हुआ है जी, ITR 3 लिखा हुआ है मेरे में, ये भी सब में अलग अलग होता है। इनकम पे डिपेंड है, मेरी इनकम कौन से टाइप की है उसके टाइप की ITR आती है। अलग इनकम के लिए अलग ITR होती है। जैसे किसी की बिजनेस इनकम है तो अलग ITR, सैलरी है तो अलग ITR। फाइल अंडर सेक्शन 139(1), ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सेक्शन नंबर है जो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। टोटल इनकम, प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट अंडर मैट। जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज वो क्या कर देती हैं, यहाँ से सुनना। देखो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप वाले तो सारे अकाउंट्स जो है वो इनकम टैक्स को फॉलो करते हुए ही बनाते हैं, लेकिन जो कंपनी वाले हैं उनको कंपनी एक्ट भी फॉलो करना होता है और उनको इनकम टैक्स एक्ट भी फॉलो करना होता है। कंपनी वाले क्या करते हैं, कंपनी एक्ट के हिसाब से जो अकाउंट्स बनाते हैं अपने, उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं। रीज़न क्या होता है, जो जिम्मेदारी होती है वो होती है CEO पे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पे जिम्मेदारी होती है, जो डायरेक्टर होता है कंपनी का, उस पर जिम्मेदारी होती है कि वो शेयर होल्डर्स के फंड्स को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करे, मैक्स से मैक्स प्रॉफिट करके दिखाए। प्रॉफिट अगर डाउन हो जाएगा तो मार्केट गिर जाएगी, शेयर प्राइस डाउन हो जाएगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, शेयर होल्डर्स खुश रहेंगे। शेयर होल्डर के पास पावर होती है CEO को डिसअपॉइंट करने की, मतलब जॉब से हटाने की।
तो वो क्या करते हैं, जो सीईओ होते हैं वो कंपनी एक्ट के हिसाब से जो प्रॉफिट होता है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं, और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जब प्रॉफिट होता है उसमें बहुत प्रॉफिट घटा कर दिखाता ताकि टैक्स कम जाए। धीरूभाई अंबानी जी जो थे रिलायंस के, हर साल जब उनकी प्रॉफिट निकलता था तो कंपनी एक्ट के हिसाब से करोड़ों अरबों का प्रॉफिट निकलता था, और इनकम टैक्स के हिसाब से दिखाते थे वो लॉस, कि हमें तो लॉस हो रहा है, हम तो टैक्स कैसे दें। लेकिन इस तरीके से वो मैनिपुलेशन करते थे अकाउंट्स के अंदर कि फाइनेंस मिनिस्टर भी पकड़ नहीं पाता था कि कैसे हम टैक्स लें। स्पेशली उन्हीं से टैक्स कलेक्ट करने के लिए, स्पेशली उसी पर्सन के लिए नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया, मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ये क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपके कंपनी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के प्रॉफिट में अंतर आ रहा, डिफरेंस है, तो उस पर आपको कुछ परसेंटेज टैक्स का देने पड़ेंगे। ये नया टैक्स लॉन्च कर दिया, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, सिर्फ उसी पर्सन के लिए आया था। ये लीगली गलत है, लीगली गलत है ये। उन्होंने यही बात बोली कि भैया इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से मैं रूल फॉलो करते हुए अकाउंट्स बना रहा हूँ अपने, उसमें लॉस आ रहा है मेरा, तो मैं टैक्स कहाँ बात करूँ, इसमें कोई गड़बड़ हो तो बताओ, पेनल्टी लगाओ मेरे पे, मैं रेडी हूँ पेनल्टी देने के लिए। इसका क्या मतलब है कि कंपनी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के प्रॉफिट में अंतर है तो उस पर टैक्स दो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी गवर्नमेंट के आगे। उन्होंने लेकिन 1 साल तक फिर भी अपना माइंड लगाकर टैक्स बचा लिया। क्या करा उन्होंने, एक पर्टिकुलर ईयर में उन्होंने दोनों में लॉस दिखाया, कंपनी एक्ट वाले में भी लॉस, इनकम टैक्स एक्ट वाले में भी लॉस, और उस साल टैक्स नहीं भरा। तो सर इसमें तो शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे, लॉस कैसे हो गया, तुम नुकसान कैसे कर रहे हो हमारे पैसों का। तो उन्होंने बोर्ड मीटिंग में ये बताया, सॉरी शेयर होल्डर मीटिंग में, एजीएम में ये बताया कि हमने डेप्रिसिएशन बहुत कम लगा रखा था पिछले सालों में, हमारी एसेट्स ओवर वैल्यूड हो गई थी, इसीलिए बस हमने डेप्रिसिएशन ज्यादा लगाया इस साल, इसलिए आपको लॉस दिख रहा है, रियल में लॉस है नहीं, कंपनी के पास बहुत सफिशिएंट पैसा। हमारे अकाउंट्स में बाकी सब चीज देख सकते हो, आपके डेप्रिसिएशन पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत ज्यादा लगा है, सिर्फ इसलिए लॉस आ रहा है। तो शेयर होल्डर को तसल्ली दे दी उन्होंने कि भैया लॉस इस वजह से आ रहा है, वरना कंपनी में लॉस नहीं हो रहा, कंपनी की सेल भी बढ़ रही है, कंपनी के सारे प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, खर्चे घट रहे हैं, सेल बढ़ रही है। इसमें क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट में, जो देखो जो कंपनी एक्ट में डेप्रिसिएशन का जो रेट मिलता था आपको, कंपनी एक्ट में एसएलएम मेथड कंपलसरी है, और कंपनी एक्ट में डेप्रिसिएशन का रेट भी कंपलसरी पहले से लिखा हुआ है, लेकिन वो ना मिनिमम रेट है। कंपनी एक्ट कहती है कि डेप्रिसिएशन आपको इतने दिन रेट है तो मिनिमम लगाना ही लगाना, मैक्सिमम आपकी मर्जी। अब जनरली कोई डेप्रिसिएशन ज्यादा लगाता ही नहीं है, क्योंकि उसको तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है कंपनी एक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये मैट इसमें जो लिखा हुआ था इसे कहते हैं जी मैट। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएशन करने के बाद भी अकाउंटिंग फर्म चला रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में भी इनकम टैक्स एक्ट सब्जेक्ट आता है, ग्रेजुएशन में भी ऑडिट सब्जेक्ट आता है, तो इनकम टैक्स, ऑडिट और अकाउंट्स, इन 3 चीज़ की होनी चाहिए आपको ये काम करने के लिए, वो तीनों चीज़ें आप ग्रेजुएशन में भी सीख लेते हैं, तो ये आपका काम पड़ सकता है इसका डेफिनेटली। अब सीए करने की क्या जरूरत है? तो साइनिंग अथॉरिटी सिर्फ सीए के पास है, तो ये जो मेरे पास आई है, ये जिसने बनाई है वो सीए नहीं है, तो मेरे पास आई है इसलिए साइनिंग करने के लिए, साइनिंग अथॉरिटी सिर्फ सीए के पास। प्लस जो एक बेसिक लेवल का काम सिखाया जाता है ग्रेजुएशन के अंदर, एक्सपर्ट लेवल का काम ऑब्वियसली सीए के अंदर सिखाया जाता है, हालांकि लेकिन अब ग्रेजुएट भी काफ़ी हद तक काम संभाल लेता है। भाई देखो ऐसा है ना, भाई सीधी सी बात है, आप अकाउंटिंग फर्म खोलोगे तो आपको अंबानी तो देगा नहीं अपने अकाउंट्स बनाने के लिए, एक स्मॉल या मीडियम बिजनेसमैन ही आपको अकाउंट्स देगा बनाने के लिए। कोई आप स्टार्टिंग में जब काम खोलते हो तो किसका काम आता है, मामा चाचा का काम आता है कि भाई हमारे अकाउंट्स भी बना दे, कोई नेबर का काम आता है तो उन्हें सी का काम शुरू करा, अकाउंट्स का काम शुरू करा, हाँ भाई मुझे भी अकाउंट बनवाना है, मुझे कार लेनी है 10 लाख रुपए की, लेकिन मेरा नंबर 1 में पैसा नहीं है, मेरे भी इनकम टैक्स रिटर्न भर दे, तो यही काम आते हैं स्टार्टिंग के अंदर। तो ये हम ग्रेजुएशन लेवल पे अच्छे सफिशिएंटली काम सीख जाते हैं, इसलिए अब तक ये मतलब सीए ना करके ग्रेजुएशन ही में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का, क्योंकि वो करके भी हम सफिशिएंट सारा काम संभाल सकते हैं। टैक्स वगैरह स्लैब रेट से कैलकुलेट होता है, टैक्स वगैरह की कैलकुलेशन पर नहीं जा रहा, प्योर टैक्स की क्लास हो जाएगी, मुझे अकाउंट्स पर फोकस ज़्यादा रखना है। टैक्स पेबल, उसके बाद इंटरेस्ट लिख रहा है आपको, टोटल इंटरेस्ट, टैक्स पेबल, टैक्स ऑलरेडी पे कितना हो गया वो दिखा रखा है, और उसके बाद अब भी पे करना है तो टैक्स पेबल के सामने पॉजिटिव आ जाएगा, अगर रिफंड बन रहा है तो माइनस में आ जाएगा।
सबसे लास्ट में लिखा हुआ है डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू सीपीसी बेंगलुरु। पहले आईटीआर जो है फिल करने के बाद ये कुरियर करनी होती थी हमें, उसके बाद ये रूल आया कि अब ऑनलाइन सबमिट करने के बाद भी कुरियर करनी होती थी, अब कुरियर नहीं करनी होती, इसलिए मेंशन हो जाता है स्टार्ट पेज के एंड में कि आपको कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सबमिट करते सफिशिएंट है। सेकंड पेज दिख रहा है जी आपको, इसे बोलते हैं कंप्यूटेशन। जब भी आपको लोन चाहिए जी कंप्यूटेशन लेके आनी पड़ेगी। सबका कंप्यूटेशन ही सेकंड पेज, हाँ जी कंप्यूटेशन ही है। इसमें मतलब इनकम कंप्यूट कैसे करें, फर्स्ट पेज में इनकम लिखी हुई है, इनकम ऐसे इतनी आ गई, सेकंड पेज में इनकम कंप्यूट कैसे करी। अब लेकिन सबका अलग अलग पेज होगा ये। प्रॉफिट है, इसमें कुछ आइटम ऐड कर रखी है, कुछ आइटम लेस कर रखी है, कुछ अदर सोर्स से इनकम है, कुछ बिजनेस से इनकम है, कुछ सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट की इनकम है, ये सब कुछ इनकम ऐड वगैरह करके फिर टैक्स टैक्स बना हुआ है। टोटल इनकम जैसे मेरे जो हाथ में है उसमें टोटल इनकम है 839957। सेक्शन 288 सेक्शन आता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो हमें राउंड ऑफ करने की पावर देता है। अकाउंट्स में कौन पावर देता है ये राउंड ऑफ करने की पावर? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट हमें राउंड ऑफ करने की पावर देता है, हमें डेसिमल में लिखने की जरूरत नहीं। तो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 288A ये पावर देता है कि हम तो इनकम टैक्स में राउंड ऑफ होता है 10 के नंबर्स में, मतलब लास्ट में जीरो चाहिए। इनकम टैक्स भरने जाए हम 97 रुपीज या 2,97,094 रुपीज, थोड़ा और सा लगता है, तो लास्ट में जीरो होना चाहिए, मतलब 10 के मल्टीपल्स में राउंड ऑफ करते हैं। मेरे सामने जो टोटल इनकम बन रही है वो 839957 है, उसको राउंड ऑफ करके 60 करा, 3 रुपये बढ़ा दिए। 5 और मोर हो तो बढ़ा देते हैं, बिलो 5 हो तो घटा देते हैं। तो आपके भी जो इनकम देखो कैलकुलेट हो रखी होगी, राउंड ऑफ किया हुआ होगा, 288A लिखा होगा उस पेज पर, चेक कीजिए, लिखा हुआ है सभी के पास, राउंड ऑफ किया हुआ उसके अंदर। टैक्स निकालते टाइम देखिए टैक्स निकाला हुआ है, उसके बाद एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस क्या है जी? आपके जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं जितने भी, उन गवर्नमेंट स्कूल का खर्चा कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। टीचर की सैलरी गवर्नमेंट स्कूल की यहाँ से आती है, जो एजुकेशन सेस। और गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च कर रखा है देखिए, छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए इनकम 1 लाख रुपए है और सपोज टैक्स 30% है, तो टैक्स 30,000 रुपए हो गया। गवर्नमेंट कहती है 30,000 रुपए नहीं, आप 4% और दोगे, 1200 रुपए एजुकेशन सेस के नाम। ये पैसा कहाँ जाएगा? ये पैसा जाएगा सीधा गवर्नमेंट एजुकेशन के फंड में। स्कूलों की टीचर की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल और जो मेंटेनेंस का खर्चा आता है स्कूल का सारा इस पैसों से एजुकेशन सेस के नाम से इनकम टैक्स में ही अपना अमाउंट ऐड कर दिया जाता है, अलग से कंपलसरी सभी को देना होता है। दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ स्लैब, मतलब जितना आपका टैक्स है उसमें कितना ऐड कर देंगे, चाहे टैक्स आपका 1000 रुपये बन रहा हो, चाहे 1 करोड़ रुपये बन रहा हो, चाहे 10 करोड़ बन रहा हो, इतना अमाउंट ऐड हो गई। नेक्स्ट पेज पे देखिए क्या बना हुआ, डेप्रिसिएशन का चार्ट है सबके पास। नेक्स्ट पेज पे संभाल के डेप्रिसिएशन चार्ट है जी नेक्स्ट पेज पर। अब ये हर एक की कंपनी में अलग अलग एसेट होंगे। मेरे पास जो है उसमें टेलीफोन, मशीनरी, फर्नीचर, कार, एसी, ये वाली एसेट्स मेरे को दिख रही हैं, आप सबको दिख रही होंगी ये एसेट्स। डेप्रिसिएशन का रेट हमें लिखा हुआ पहले से ही। यस सर। तो एक दो पेज आगे पीछे होगा कहीं ना कहीं और। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है उसमें, किसी को नहीं मिल रहा तो एक दो पेज आगे पीछे होगा। ठीक है, बस ये कह रहा हूँ, डेप्रिसिएशन रेट गिवन है इसके अंदर। ओपनिंग बैलेंस मतलब साल की शुरुआत में कितने रुपए के एसेट है हमारे पास, बराबर से देख लो, काम करो, छोड़ दो यहाँ पे देख लो। ओपनिंग बैलेंस दिया था आपको, स्टार्टिंग में इतनी एसेट्स हैं, उसके बाद परचेज ऐड कर देते हैं उसके अंदर। हम अगर परचेज करिए तो ऐड कर देते हैं, टोटल लिख लेते हैं। टोटल कैसे आया? ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज टोटल आ गया। उसके बाद सेल होती है तो माइनस कर देंगे, एसेट कम हो गई। तो जो डेप्रिसिएशन आया कैलकुलेट करके रेट से, डेप्रिसिएशन लिखा, फिर क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कैसे आया? मतलब ओपनिंग बैलेंस में हमने एक आइटम तो ऐड करी है और 2 आइटम माइनस करी है। ऐड कौन सी आइटम होगी? परचेज। माइनस कौन सी 2 आइटम होगी? सेल और डेप्रिसिएशन। इन दो वजह से एसेट कम हो जाती है। अभी क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अभी जो क्लोजिंग बैलेंस है ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। सही है।
नेक्स्ट पेज देखिए जी, फॉर्म 3CB लिखा हुआ है, फॉर्म नंबर 3CB। ये फॉर्म नंबर है, ये फॉर्मेट है ऑडिट रिपोर्ट का। ऑडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ है ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB। 44AB सेक्शन नंबर है इनकम टैक्स एक्ट का, जिसमें टैक्स ऑडिट लिखा हुआ है। एक पर्टिकुलर सेल के बाद सभी को टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। टैक्स ऑडिट क्या है सर? टैक्स ऑडिट है बुक्स ऑफ अकाउंट की डिटेल में चेकिंग। इनकम टैक्स वालों की नोटिस आया था सी इंस्टीट्यूट के पास, क्योंकि हर साल बजट से पहले इनकम टैक्स वाले सी इंस्टीट्यूट में नोटिस भेजते हैं कि आप लोग हमें सजेस्ट कीजिए कि हम बजट में क्या क्या चेंजेस लेकर के आए जो हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो। तो सी इंस्टीट्यूट के मेंबर्स के पास भी अगेन ये फॉरवर्ड होता है मेल, हम लोग भी स्टडी करते हैं, हमें लगता है कि ये इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, फिर हम रिप्लाई करते हैं, फिर सी इंस्टीट्यूट में सारे रिप्लाई इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे जो मेंबर्स हैं सेलेक्टेड मेंबर्स, वो सारे मेल्स को स्टडी करते हैं, उन्हें लगता है जो जो अपडेट होना चाहिए फिर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा जाता है, फिर वो लोग स्टडी करते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये वाला सुझाव सही, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो किसी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये मेल किया था कि इनकम टैक्स ऑडिट करवाते क्यों, इससे क्या फायदा, टैक्स वैक्स तो मिल लेगा। तो वो ये चीज़ जो टैक्स ऑडिट है ये है क्या चीज़ कि मान लीजिए मेरी टर्नओवर सपोज 1 करोड़ से ऊपर है, तो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि मैं सी के पास जाऊँ, वो मेरे अकाउंट्स चेक करें सारे के सारे, फिर अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाए। ये काम है टैक्स ऑडिट का। तो गवर्नमेंट का कहना था इससे हमें को टैक्स के कलेक्शन तो हो नहीं रही है ना, एक्स्ट्रा इनकम तो हो नहीं रही इससे, तो हटा ही देते हैं इसको। तो उसके बाद सी इंस्टीट्यूट की तरफ से मेल किया गया। देखो पहली बात तो है कि भाई हम सीए को नुकसान है इससे, क्योंकि हम टैक्स ऑडिट करते हैं तो हमें वर्क मिलता है, हमें इनकम होती है। दूसरी बात, सी इंस्टीट्यूट की तरफ से पता मेल में क्या लिखा गया कि 1984 से लेकर के अब तक लगभग 15 करोड़ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हो चुकी हैं। उसमें से अगर इनकम टैक्स वालों की तरफ से जो कंप्लेन आई है वो सिर्फ 75 कंप्लेन आई है, 75 आउट ऑफ 15 करोड़ टैक्स ऑडिट्स सिर्फ 75 में ऑब्जेक्शन आया, मतलब बाकी की सारी सही। तो ये बात कही गई कि इनकम टैक्स ऑडिट जो हम सीए कर रहे हैं उससे श्योरिटी मिल रही है आप लोगों को कि अकाउंट सही बने हुए हैं। इसको आप हटा दोगे तो अकाउंट्स में गड़बड़ होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये पॉइंट रखा गया, तब इसको हटाने का जो प्रपोजल था उसको हटा दिया गया। तो टैक्स ऑडिट एट प्रेजेंट कंपलसरी है। आपका कोई भी मीडियम जो आपके क्लाइंट होंगे, जो मीडियम लेवल के क्लाइंट होंगे, वो सभी आपसे टैक्स ऑडिट डेफिनेटली करवाएंगे ही करवाएंगे। और उनको तो पता नहीं टैक्स ऑडिट करवाना है, तो आप बताओगे उनको कि आपको टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा जी, इतनी आपकी सेल है। जहाँ पे हम देखो गवर्नमेंट पकड़ती कैसे है खर्चे के लिए, जैसे मान लीजिए मैं अपनी इनकम, फॉर एग्जाम्पल मैं जिस इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, आप सब सारी फीस में कैश में लेता हूँ, अब मैं एक भी इसको शो ना करूँ कि मेरी अर्निंग है, मैं टैक्स भरूँ ही ना, तो गवर्नमेंट कौन सा चेक करने के लिए आती है। तो गवर्नमेंट पकड़ती कैसे है, तब वो 10 लाख रुपए की कार खरीदने के लिए, तो पेमेंट कैसे करो 10 लाख रुपए की, कैश से अलाउड नहीं, कार वालों को बोल रखा कैश नहीं लेना, अकाउंट से पे करूँगा तभी नोटिस आ जाएगा अगले दिन 10 लाख रुपये कहाँ से आए आपके पास। तो हमारी बात, हर जगह पैन नंबर, आधार नंबर, सब जगह लिंक है, तुमको पता है कि कहाँ पर क्या ट्रांजैक्शन हो गई, तो तुरंत इस तरीके से मतलब पकड़ा जाता है। मैं सपोज फॉरेन टूर पे गया हूँ, 2 लाख की टिकट खरीद करके, तुरंत मेल आ जाएगा कहाँ से गए फॉरेन, 2 लाख रुपये कहाँ से आपके पास, बड़े से नहीं बढ़ते आप। तो टैक्स ऑडिट श्योरिटी के लिए होता है कि हमने सब कुछ सारे अकाउंट्स बनाए हैं, सही बनाए हैं, टैक्स सही कैलकुलेट हुआ है। I have examined the balance sheet as on 31st March 2020 and the profit and loss account for the period this to this of this company. We hereby certify that the balance sheet and P&L are in agreement with the books of accounts. Books of accounts agree हो रहे हैं, गलत नहीं बना हुआ। सबको दिख रहा है जो मैं पढ़ रहा हूँ? फॉर्म 3CB के नीचे लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है वी रिपोर्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, कमेंट्स, डिस्क्रिपेंसीज, इनकंसिस्टेंसीज इफ एनी। ये जो प्रॉब्लम्स वगैरह हमें दिख रही हैं ये डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट टू अबव। पहला ए पॉइंट, वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन व्हिच टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ वर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। हम ये नहीं लिख करके दे रहे कि भैया मैंने सारी चीज चेक करी, हम ये लिख करके दे रहे हैं कि हमें हमारे अकॉर्डिंग जो जो हमें ठीक ठीक नेसेसरी लगा वो सब हमने चेक कर लिया। हम रिपोर्ट बनाते हैं लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ बनाते हैं। डॉक्टर भी अगर आपका मेडिकल बना करके दे रहा है तो आपको 100% वो अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा कि मैंने ये चीज़ चेक करी उसमें ये कमी लगी तो मैंने बता दी, आगे की मेरी जिम्मेदारी नहीं, उस पर बात ना है। In our opinion, proper books of accounts have been kept by the head office and branches of the SSC so far
as appears from our knowledge and belief were necessary for examination of the books. हेड ऑफिस ब्रांचेस सभी के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर लिए और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है. प्रॉपर का मतलब जो जो बेसिक नीड है, जो जो होना ही चाहिए. तीसरा सी पॉइंट, in our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said accounts read with the notes thereon if any give a true and fair view. पढ़ा था हमने पहले अकाउंट में भी, ट्रू एंड फेयर व्यू. इसका मतलब कुछ छूटा नहीं है और कुछ झूठा नहीं है, कुछ फॉल्स नहीं है और सब कंप्लीट है. दो बात. इन द केस ऑफ बैलेंस शीट of the statement of affairs of the SSC on this date, और नीचे P&L लिखा हुआ है. सर फॉर्म 3CD क्या होता है? अलग अलग चीज का बनता है. जैसे टैक्सेशन के लिए फॉर्म 3CD बनेगा, 3CP भी होगा इसमें. नहीं देखा नहीं, टीचर को देखा नहीं बता. चलिए बताता हूँ. फॉर्म 3CD है. इसके बाद जीएसटी नंबर भी मेंशन है इसके अंदर. ये ऐसा नहीं कि हमें पूरा फॉर्मेट हर साल रेडी करना होता है, बनाना होता है. जब ऑनलाइन इसको फिल किया जाता है तो ऑलरेडी पहले से सारे कॉलम बने हुए हैं. हमें सिर्फ कॉलम के अंदर वैल्यूज फिल करनी है. हमें सिर्फ कॉलम्स के अंदर वैल्यूज फिल करनी है. ये फॉर्मेट ऐसा नहीं कि हमें टाइप करने की एक वर्ड टाइप करना है हमें इसको. इनफैक्ट जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ये भी हमारे पास पहले से टाइप रहती है क्लाइंट्स की. हमें सिर्फ नेम चेंज करना होता है. जैसे मान लीजिए आप एडवोकेट के पास जाते हैं कि मुझे मकान की रजिस्ट्री करानी है, उसके पेपर वगैरह रेडी करने हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे मतलब 5-6 पेज है वो तभी टाइप करेगा. उसके पास पहले से टाइप रहता है. उसकी उस पेज को, उस फाइल को कॉपी करेगा, वो कॉपी पेस्ट करेगा और जो पिछले वाला क्लाइंट था उसके नाम की जगह आपका नाम लिख देगा, उसके एड्रेस की जगह आपका एड्रेस लिख देगा बस. ठीक है. हमने भी करना कि ऑडिट रिपोर्ट हमारे पहले से रेडी होती है, उसको कॉपी पेस्ट किया, अब क्लाइंट का नाम उसके अंदर अलग लिख दिया. अगर कोई प्रॉब्लम दिख रही है, इशू दिख रही है तो ऐड कर दिया, कोई इशू दिख रही है तो ऐड कर दिया. लास्ट में बैलेंस शीट पर आएंगे. मिल गए सबको? यस सर. इसको नई वाली पड़ोसी से शेयर कर लें. ये टर्म 2 में सीखने में बनाने के लिए लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, टोटल 4 कॉलम. लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी के लिए, राइट हैंड साइड एसेट के लिए. अकाउंटिंग इक्वेशन में भी बनाई थी हमने चैप्टर नंबर 5 में. एसेट साइड जो है राइट हैंड साइड है सर, सबसे ऊपर लिखा हुआ फिक्स्ड एसेट्स एज पर एनेक्सर 1. एनेक्सर 1 क्या है सर? ये कि सर फिक्स्ड एसेट जो होती है वो बहुत सारी होती है. अगर हम सारी की सारी लिखेंगे एक ही पेज के अंदर तो बैलेंस शीट बहुत लंबी हो जाएगी. तो हमने एनेक्सर डाल दिया उसका कि अलग पेज पर फिक्स्ड सारी डिटेल्स हैं. हमने बैलेंस शीट एक तरह से समरी नुमा बना दी इसको कि फिक्स्ड इतने करोड़ रुपए की, इतने लाख रुपए की, एक तरफ लिख दिया हमने. अब इसको जानना है फिक्स्ड में क्या क्या आइटम है, वो एनेक्सर बंद देख ले. समझ आ रही है जी बात? इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स में डेटर्स हैं. डेटर्स का भी एनेक्सर दे रखा है, तो डेटर्स के बहुत सारे नाम होते हैं. सन्नी डिटेल्स क्या होता है? संडे में सारे आ गए. जैसे हम, अगर मैं नाम मेंशन नहीं करना चाह रहा, मेरे पास 50 डेटर है, 50 लोगों का नाम लिखूंगा तो बहुत लंबी बैलेंस शीट हो जाएगी. संडे में सारे डेटर्स आ गए. टोटल डेटर हमारे पास ये है. संडे मींस टोटल. सर अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? लोन से 2 टाइप के होते हैं. देखिए लोन, अभी तक हमने जो एंट्री सीखी है लोन वगैरह की, लोन अगर लिया है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट. सो सिंपल लोन लायबिलिटी होती है. सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्या होता है? देखिए अगर हम लोन लेते हैं और बदले में सिक्योरिटी पर कुछ देते हैं, बिल्डिंग दे दी, मशीन दे दी, कार दे दी, कुछ भी सिक्योरिटी पर दिया है, तो ऐसे लोन को सिक्योर्ड लोन कहा जाता है. और हमने कुछ भी नहीं दिया, ऐसे लोन को अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है. बिजनेस के लिए कौन सा अच्छा है? अनसिक्योर्ड. अनसिक्योर्ड बिजनेस के लिए अच्छा है. लेकिन इन जनरल इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है अनसिक्योर्ड. यस. लोन जितना अनसिक्योर्ड होगा, मान लीजिए मैं लोन लेता हूँ अपने घर की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो 7% के आसपास में मुझे लोन मिल जाएगा. अगर मैं लोन लेता हूँ, पर्सनल लोन लेता हूँ कि मुझे घूमने जाना है या मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, बीमारी है घर में,
या मैरिज का एक्सपेंस है, ऐसे खर्चों के लिए पर्सनल लोन लेता हूँ बिना किसी सिक्योरिटी के, तो 15% के आसपास का इंटरेस्ट रेट है, 12 to 15%। जितना ज़्यादा सिक्योर्ड होता है उतना इंटरेस्ट रेट कम होता है, और जितना अनसिक्योर्ड होता है तो इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। कार लोन 7% पूरा सिक्योर्ड है, होम लोन 6.5% पूरा सिक्योर्ड है, एजुकेशन लोन 12% अनसिक्योर्ड है। एजुकेशन में अगर स्टूडेंट को कुछ हो जाता है तो लायबिलिटी उसके पेरेंट्स की आती है, और पेरेंट्स के पास पैसा होता तो लोन ही क्यों लेते, इसलिए पूरी अनसिक्योरिटी है बैंक वालों को, इसलिए उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। एजुकेशन लोन में रूल होता है कि जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी उस स्टूडेंट की, फॉर एग्जांपल MBA करने के लिए लोन लिया है और MBA 2 साल की, 2 साल पूरे होते ही 6 महीने का टाइम देते हैं, 6 महीने के अंदर जॉब ढूंढ लो और EMI चालू कर दो। 6 महीने जॉब नहीं ढूंढ पाए तो EMI तब भी चालू हो जाएगी, कहीं से भी लाओ पैसे, नहीं दे पाए तो पेरेंट्स से मांगो। पेरेंट्स नहीं भरते हो? हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? सर मैं बोल रही हूँ कि जो 2 साल का जो हमारे को दिया है उसमें 2 साल का पूरा इंटरेस्ट लगा कर देंगे वो? डेफिनेटली। हाँ जी, वो पेरेंट्स नहीं भरते, हमें ही भरना पड़ता है। पेरेंट्स कहाँ से भरेंगे बेचारा? नहीं, जैसे अगर कहीं इनकम हो रही पापा की जैसे, तो वो नहीं भरेंगे, हमें ही भरना है। इन जनरल एजुकेशन लोन कैसे लिया था? इन जनरल तो उनका डाउट ये है कि सर मतलब पेरेंट्स ने लोन लिया और अभी से वो EMI चालू कर दें, इस टाइप का लोन लेना चाह रहे हैं, ऐसा भी ले सकते हैं। इन जनरल कैसा लिया जाता है? देखो कैसा लिया जाता है इन जनरल, कि जब मैं लोन ले रहा हूँ, पढ़ाई के लिए लोन ले रहा हूँ, तो मान लो सपोज डॉक्टर बन रहे हैं या MBA करने के लिए फॉरेन जा रहे हैं, कुछ भी वटेवर, जब लोन लेते हैं तो पहले हम सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं बैंक में कि हम ये वाला कोर्स करने जा रहे हैं, वहाँ एडमिशन भी कंफर्म मिल गया है हमें और इतने साल का कोर्स है, तो और बैंक वाले हमें पैसे नहीं देंगे, सीधा स्कूल में फीस जमा कराएंगे, कॉलेज में फीस जमा कराएंगे, हमें पैसा नहीं देंगे, जेन्युइनिटी चेक करने के लिए कि भाई फेक पेपर जमा करके ये हमसे गलत लोन तो नहीं ले रहे, सीधा कॉलेज की फीस जमा कराएंगे जितने भी लाख रुपए होंगे, और वहाँ फीस जमा कराने के बाद इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा। 10 लाख का लोन लिया सपोज मैंने, 4 साल पढ़ाई पूरी करी, 4 साल के बाद 10 लाख का लोन सपोज वो जो है 18 लाख का बन गया इंटरेस्ट मिला करके, तो जॉब लगे और 6 महीने विच एवरेज कर लिया, तब से EMI चालू हो जाएगी। स्टूडेंट की जॉब नहीं लग रही, या वो फेल हो गया, पास ही नहीं हो रहा, या उसको कुछ हो जाता है तो उसके घर वालों पे जिम्मेदारी आती है, लेकिन मतलब उन पर लायबिलिटी उन पर आएगी, लेकिन उनको भी सारी प्रॉपर्टी बेचने के बाद नहीं चुक पा रहा क्योंकि सिक्योरिटी तो हमने कुछ ली नहीं, इसलिए अनसिक्योर्ड होता है, इसलिए उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। अब इस पर आप गवर्नमेंट ने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट इस पर जिम्मेदारी लेने वाली है। आप गवर्नमेंट ने जो कमिट किया था इलेक्शन के टाइम पर तो ये किया था कि बैंक वालों से हम ये बात कर रहे हैं कि अगर स्टूडेंट नहीं दे पाए EMI तो उसके पेरेंट्स पर जिम्मेदारी ना आए, गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी आए, ये गवर्नमेंट देगी वो EMI अगर स्टूडेंट नहीं दे पा रहा तो। उस केस में क्या होगा कि सिक्योर्ड हो जाएगा लोन, क्योंकि गवर्नमेंट तो इंसॉल्वेंट नहीं हो सकती, तो उस केस में इंटरेस्ट रेट बड़ा कम हो जाएगा और फायदा हो जाएगा लोगों को। तो सर सभी लेंगे? नहीं ऐसा ना, देखो बट पढ़ाई करने के बाद जॉब तो करेगा ही वो, इंटरेस्ट क्यों देगा? क्योंकि कह रहे हैं कि सर इस हिसाब से अगर गवर्नमेंट ही दे देगी तो सब लोन ले लो, फिर मत दो भाई। ऐसा ना गवर्नमेंट की थोड़ा ना कि आप चुप कर जॉब कर लोगे, पढ़ाई पूरी करने के बाद आप जॉब करोगे तो हर जगह वही हर सब कुछ लिंक है, आधार पैन सब लिंक है, तो आपकी जैसे जॉब लगेगी आपकी EMI कटनी चालू हो जाएगी। वो तो नहीं दे पा रहे, जॉब नहीं लग रही, अभी सुनो मुझे लोन, आप ही सोचो कि मुझे लोन की EMI देनी पड़ेगी, इसलिए मैं जॉब नहीं कर रहा, घर बैठूंगा, ऐसा भी नहीं होगा, है कि नहीं? चलिए एडवांस पे किसी एडवांस दे रखा है, बैंक अकाउंट 3-4 हैं अगर, तो यहाँ पे भी समरी बनकर आएगी, एक्सेल बनकर के आएगा। लोन एडवांस से मतलब हमने लोन दे रखा। क्लोजिंग स्टॉक आता है बैलेंस शीट के अंदर, साल के अंदर स्टॉक बच के एसेट है हमारी। GST इनपुट पढ़ाया गया था आपको, GST चैप्टर। इनपुट वाला एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है? एसेट। इनपुट वाला एसेट होता है और आउटपुट वाला लायबिलिटी होता है। इनपुट वाला आपको एसेट में दिख रहा है, एडवांस में टैक्स पे कर दिया, कैश इन हैंड। इंटरेस्ट में जो टैक्स होता है उस पर इंटरेस्ट मिलता है। देखिए जैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और मान लीजिए मैंने ज़्यादा टैक्स भर रखा, तो जब मेरा रिफंड आएगा तो इंटरेस्ट के साथ आएगा। तो काफ़ी लोग जिसके मालूम मेरे पास स्पेयर पैसा पड़ा हुआ है, अब मैं अपना जो स्पेयर पैसा है वो अपने घर पे रखूंगा तो पैसा तो बढ़ेगा नहीं, उस पैसे की मैं FD कर दूंगा बैंक में तो इनकम पे इंटरेस्ट लगेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं एक्स्ट्रा टैक्स भर देते हैं। मान लीजिए मेरा टैक्स मैंने कैलकुलेट कर लिया 1 लाख रुपये बन रहा है, मैंने 5 लाख रुपये टैक्स भर दिया,
मुझे पता 4 लाख रुपए रिफंड ही आएगा, 4 लाख रुपए इंटरेस्ट के साथ रिफंड आएगा, कितने परसेंट? तो इंटरेस्ट की इनकम मिल जाएगी तो कितने परसेंट आता है? 0.5% महीने का। सफिशिएंट है नंबर 1 में जब पैसा मिलता है और इनकम अकाउंट नहीं है। तो मैं एफडी भी करूंगा तो मुझे इतना ही इंटरेस्ट मिलेगा जितना एफडी में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सेफ्टी होगी कि टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलेगा, टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलेगा। कैश इन हैंड दिया हुआ है जी। अब लायबिलिटी साइड पर आगे सबसे ऊपर क्या दिख रही है? कैपिटल। कैपिटल इज आल्सो एन इंटरनल लायबिलिटी, इसलिए कैपिटल जो है वो लायबिलिटी साइड के अंदर है। ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का, इसमें प्रॉफिट ऐड किया हुआ है, ड्राइंग्स लेस की हुई है, तो फाइनल कैपिटल ये बने। सर एलआईसी भी लेस होती है उसकी। एलआईसी ड्राइंग्स चैप्टर 8 में पढ़ाया गया था जी। एलआईसी ड्राइंग्स होती है ना सबको, एलआईसी ड्राइंग्स होती है, यस सर। इसे वो ऐड लेस हो रही है। सर गिफ्ट को भी लायबिलिटी में लिखा हुआ ये कैपिटल में ऐड कर रखी है सर गिफ्ट के नाम से। मान लीजिए ओनर को कहीं से गिफ्ट मिला है और वो उस पैसा उसने बिजनेस के अंदर लगा दिया, इसलिए वो कैपिटल के अंदर ऐड हो रहा है। ठीक, पूछना है कुछ? सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटी के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स, अगेन क्रेडिटर भी बहुत सारे हो सकते हैं नाम। सन्ड्री मतलब सारे के सारे इकट्ठे आ गए, बाकी उसका नेक्स्ट अलग बना दिया, उसका नाम चेक करना है। एडवांस रिसीव हो गया, एक्सपेंस पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऑडिट फी पेबल दिख रही है आपको, ऑडिट फीस पेबल जो सीए की फीस होती है वो आउटस्टैंडिंग ही दिखेगी हमेशा। रीजन क्या है कि जो ऑडिट होगा वो मार्च के बाद ही होगा, मार्च तक पे ही नहीं हो सकती है ऑडिट फीस पहले, जो हमेशा आपको करंट लायबिलिटी में दिखेगा, हमेशा लायबिलिटी में दिखेगा ऑडिट फीस पेबल, क्योंकि ऑडिट जो होता है वो मार्च के बाद ही होगा जब अकाउंट्स बन जाएंगे सारे, तो मार्च तक पे ही नहीं हो सकता वो, बट खर्चा उसी साल का है। ठीक, सर ईएसआई पेबल क्या होता है? एम्प्लॉइज का होता है जी पेमेंट, जो एम्प्लॉइज की सैलरी से काट कर गवर्नमेंट को जमा करता है। सर टीडीएस पेबल? टीडीएस क्या होता है सर? इनकम पर पहले से टैक्स काटने का कॉन्सेप्ट है जी टीडीएस। टीडीएस लॉन्च किया गया था चिदम्बरम जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे वो। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि देखो जब लोगों के हाथ में अर्निंग आ जाती है तो वो पूरा खर्च कर देते हैं, टैक्स देते ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या कॉन्सेप्ट ला दिया कि गवर्नमेंट जो लोगों के हाथ में टैक्स काट कर ही पैसा दो। दिस इज टीडीएस। मान लीजिए मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, फॉर एग्जाम्पल 10% टीडीएस का रेट है, तो मुझे एम्प्लॉयर 90,000 रुपए देगा, वो कहेगा 10,000 रुपए टैक्स के जमा कर दिए मैंने आपको गवर्नमेंट, वो नहीं जमा करेगा तो गवर्नमेंट उस पर पेनल्टी लगा देगी। इसलिए बिजनेसमैन हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं क्योंकि वो सारे इनकम शो नहीं करते। बेचारा जो एम्प्लॉय होता उसके हाथ में कुछ होता ही नहीं, पूरी इनकम शो करनी पड़ती है उसको। इसका समझ लो 20 लाख रुपए का पैकेज है, कहता है मेरा 20 लाख का पैकेज है, मान लीजिए ये 24 लाख का पैकेज है। 24 लाख का पैकेज आपको लग रहा होगा सर 2 लाख रुपये महीना सैलरी होगी उसकी, 1.5 लाख रुपए की है वो, अच्छा खासा टैक्स चला जाता है, पूरी नंबर 1 में होती है। और जो सीटीसी कहते हैं इसको, कॉस्ट टू कंपनी, जो पैकेज होता है ना पैकेज 20 लाख का पैकेज, वो सीटीसी होती है। सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी। कंपनी किसमें वो मतलब कि उनके ऑफिस के कैबिन का एसी का किराया भी जोड़ देते हैं उसके अंदर, वो मिलाकर होती है। इन हैंड बहुत कम होती है। जो 20 लाख रुपए मेरे को कहता है कि भाई मेरा पैकेज है 24 लाख का, उससे बताओ इन हैंड कितनी है बताओ, मतलब जो एक्चुअल में उसके अकाउंट में आती है, दिस इज इन हैंड, वो 10, 12, 13 ऐसी आएगी। और जो है आएगी उस पे टैक्स देना पड़ेगा। नहीं इन हैंड तो टैक्स कटने के बाद आएगी, नहीं जी मतलब इनकम टैक्स जो 24 देना टैक्स कटने के बाद आएगा। टीडीएस अभी तो है, टीडीएस वही तो है, So 24 लाख है तो मतलब 10 और 12 लाख मतलब 12 से 15 के बीच में बैठेगा। चलिए टैक्स का होता है। ठीक, इतना टैक्स कट जाएगा प्लस कि जैसे उसमें ना मतलब वो 24 लाख का पैकेज है, उसके अंदर उसका जो कैंटीन का खर्चा आता है वो भी जुड़ा हुआ होता है, कैब का खर्चा वो भी जुड़ा हुआ होता है, और प्लस पेंशन का पैसा कटेगा, टैक्स का पैसा कटेगा, प्रोविडेंट फंड का पैसा कटेगा, सब टैक्स कट कटागा। वही सोचो ना 10 लाख से ऊपर तो 30% टैक्स रेट है, सोचो आप 10 लाख से ऊपर इनकम पर 30% टैक्स रेट ही है, तो 24 लाख की अगर सैलरी है तो लगभग 7.5 लाख टैक्स ही कट गया। क्या पूछ रहे हैं आप? सर वैट क्या होता है? ये जीएसटी का पुराना नाम। पर सर इसमें वैट रजिस्ट्रेशन होने रखा एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीव्ड। सर हाँ जी, सर वैट रजिस्ट्रेशन होने रखा। जैसे किसी का ना पहले का वैट रजिस्ट्रेशन है, अभी तक कन्वर्ट नहीं कराया है, तो उसका जो इनपुट है अभी तक, जैसे हमने वैट का हमें वापस लेना है पैसा, लेकिन अभी तक हमें रिफंड नहीं मिला उसका, तो अब तक एसेट में शो होता रहेगा।
नीचे देखिए जी ऑडिटर्स रिपोर्ट लिखा हुआ नीचे एज पर सेपरेट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44A(b) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऑफ इवन डेट अनेक्स्ड। फर्म का नाम है। FRN होता है सर फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, अब फर्म का अलग होता है। यूडीन नंबर क्या होता है सर? अब जैसे पहले क्या होता था, यहाँ से देखो, कोई भी फेक साइन करते थे लोग, कुछ की रिपोर्ट मतलब स्टैंप बनवा ली, साइन कर दिए फेक, क्या पता लग रहा है किसी को। अब कॉन्सेप्ट क्या आ गया है कि कोई भी सर्टिफिकेट इशू करने से पहले हम गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे, यूडीन जनरेट करेंगे। यूडीन एक सेपरेट नंबर होगा जो हर एक सर्टिफिकेट के लिए सेपरेट बनाया जाएगा, ऑथेंटिकेट करने के लिए कि जेन्युइनिटी है कि नहीं। भाई स्टैंप बनवाना कोई बनवा सकता है, मान लीजिए आप स्टैंप वाले के पास जाइए तो भैया इस नाम की स्टैंप बना दो, और साइन कोई भी कर सकता है। कोई हर एक पेपर पे चेक नहीं कर रहा, तो ये जेन्युइन है कि नहीं इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कॉन्सेप्ट लॉन्च करा गया है यूडीन का। कोई भी सर्टिफिकेट इशू करना है पहले आपको यूडीन नंबर जनरेट करना पड़ेगा, वो यूडीन नंबर आपको कोड करने पड़ेंगे। आप सबके पास जितने भी कॉपीज हैं इस टाइम सभी में यूडीन नंबर अलग होगा। जैसे मेरे बारे में लिखा हुआ लास्ट में 1060, सभी में अलग होगा ये, हर रिपोर्ट में अलग होता है। हर सर्टिफिकेट में अलग है। मतलब मैं अगर 50 कंपनी ऑडिट कर रहा हूँ तो 50 बार यूडीन जनरेट करूंगा। नाम के नीचे सर प्रोप्राइटर के नीचे MNM नंबर, मेंबरशिप नंबर होता है जी। मेंबरशिप नंबर हर एक सी एक अलग होता है। 525618 मेरा नंबर है। प्रोप्राइटरशिप है इसलिए प्रोप्राइटर लिखा हुआ, पार्टनरशिप होती है तो पार्टनरशिप लिखा होता है। और कंपनी अलाउड नहीं है, सर्विस इंडस्ट्री में कंपनी अलाउड नहीं है। सर आपके अगर तो कंपनी लिखा हुआ है ना, प्रोफिट जनरेट कंपनी का मतलब होता है जो लास्ट में LTD लगाते हैं जी। कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, कंपनी 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, उसे कहते हैं जी कंपनी। तो वो कंपनी सर्विस इंडस्ट्री वालों को अलाउड नहीं है। प्रोप्राइटरशिप जो सर्विस इंडस्ट्री कर रही है तो वो प्रोप्राइटरशिप में अपना काम कर सकते हैं या पार्टनरशिप में अपना काम कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, जैसे कि लॉयर्स, जैसे कि सी। हाँ जी, दूसरी मिलती है मतलब पार्टनरशिप। हाँ पार्टनरशिप में ऑब्वियसली 2 और मोर पीपल होंगे तभी पार्टनरशिप बनेगी। कंपनी नहीं बन सकती, सर्विस इंडस्ट्री में अलाउड नहीं। नेक्स्ट पेज पे देखिए जी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट के अंदर 3 आइटम आती हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, और बाकी की 2 आइटम कौन सी बच गई? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। वो 2 आइटम यहाँ पर आएंगे, वो 2 आइटम यहाँ पर आएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री कैसे करी थी आपको बताइए? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गया क्लोजिंग स्टॉक। सारी इनकम क्रेडिट साइड में, सारे एक्सपेंस डेबिट साइड में, दोनों के टोटल को टोटल मैच करेंगे और जो डिफरेंस है वही प्रॉफिट लॉस है। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है सर, तो उसके बाद इसको P&L में लेकर के सीखेंगे जब चैप्टर करेंगे कैसे ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस देखिए, ये भी अरे कुछ कॉमन देखेंगे एक्सपेंस आपको, बाकी हर कंपनी के अलग होंगे। मेरे सामने अकाउंटेंट फीस, ऑडिट फी, बैंक चार्जेस, बिजनेस प्रमोशन, कार इंश्योरेंस, टायर एक्सपेंसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्विस, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट, रिसेप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है इतना, रिसेप्शन चार्ट भी है, तो वहां से इसको क्रॉस टैली कीजिए एक बार कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा फटाफट। इस डेप्रिसिएशन अमाउंट को डेप्शन चार्ट में डेप्शन पढ़ाता ना मैं साल के इतना, उससे मैच करो, क्रॉस टैली करो, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर इंग्लिश एक्सपेंस क्या होते हैं? मिसलेनियस एक्सपेंस छोटे मोटे खर्चे, इसका सेपरेट अकाउंट नहीं बना। सर इसी क्या होता है? हाँ जी, इसी अकाउंट ऑडिट फीस दे रखी है लास्ट ईयर की है, इसी साल की। ये पेएबल होगी ना अगले साल हाँ। में, वो तो लायबिलिटी में चली तो आपने जाएगी। सोने का नहीं आनी चाहिए, तो रेस्पेक्ट नहीं होगा। मेरी भी यही। हाँ जी, मैच कर रहा है। हाँ कर दे। डेप्शन चार्ज जो लिखा हुआ है P&L के अंदर वही डेप्शन शेड्यूल में भी था। ऐसे कुछ चीजें आपको एग्जांपल दिया मैंने कि ये सही है कि नहीं है, क्रॉस चेक कैसे किया जाता है, ये दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। ऐसे 50-100 चीजें चेक की जाती है इसके अंदर। तो मैंने ये डेफिनेशन चार्ट। और ये शेड्यूल में तीसरा पेज है। बैलेंस शीट के अंदर सर ऑडिट फीस पेबल था, ऑडिट फीस यहाँ से चेक कर सकते हो कि सेम है कि नहीं। अब वैसे अगर सेम नहीं भी हो सकती, अगर मैं पार्टली पेमेंट कर दी है तो शो नहीं होगी। नेट प्रॉफिट दिख रहा है सबको P&L में? ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो रहा होगा, बैलेंस शीट में चेक करो फटाफट सेम है कि नहीं। तो नेट प्रॉफिट दिख रहा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर
यही बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो रहा होगा। चेक करो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेम आ रहा है जी। मिल गया सबको? नेक्स्ट पेज पे एक्सर दिए हुए हैं। नेट प्रॉफिट तो आपकी पार्टनरशिप है, ये दो प्रॉफिट अलग है, 54 54, ठीक है ना। अब देखो कैपिटल ऐड हो रहा है, कैपिटल बैलेंस शीट निकालो। ये नेक्स्ट में दे रखा है इसकी डिटेल, पार्टनरशिप में पता लगा दिया। तो ना हो कैपिटल में रखा होगा इसमें कहाँ पे है? इसमें देखो ये नेट प्रॉफिट है 8 लाख समथिंग, ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में तो मेरा तो नेट प्रॉफिट नेट डिनर कैपिटल में और एसएम 63 ठीक है। पहले मिस्टेक मिलेगी, ये तो बढ़िया हो गया। सर डेप्रिसिएशन मैच नहीं कर रहा इसमें। सर इसमें डेप्रिसिएशन मैच नहीं करता। क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा। कितना आ रहा है इसमें? 46,000 सही तो है। सर किसी के में नेट प्रॉफिट लिखा ही नहीं हो तो और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, इसके में नहीं लिखा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर तो नेट लॉस होगा, देखो राइट हैंड साइड में। कुछ भी नहीं है दिखा। सर गलती हो गई है। सर आपने कब लिखा था? हाँ ये नेट प्रॉफिट है। ऑप्शन मेरा 7 में मिलेगा कितना इसमें? देखो मैच कर पूरा। सर लॉस वाले केस पे क्या रुपये आते हैं? हाँ अगले पेज में एक्सरसाइज दे रखे हैं सारे के सारे। ये डेटर्स कौन कौन है, किसका कितना अमाउंट है, एसेट कौन कौन सी है, किसका कितना अमाउंट है, क्रेडिटर कौन कौन सा है, किसका कितना अमाउंट है, एक्सरसाइज दे रखे हैं अगले पेज पर सारे के सारे। टोटल सबका मैच करेंगे आप बैलेंस शीट से फटाफट। सर क्या किया है? आंसर मतलब इसमें डिटेल्स होती हैं सारी की सारी एक एक आइटम की। फिक्स्ड एसेट कौन कौन सी हैं, डेटर्स कौन कौन से हैं, क्रेडिटर कौन कौन, टोटल मैच करेंगे फटाफट से। टोटल मैच करेंगे फटाफट। ये गाना टोटल